डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदू पर पातशाही की अवधारणा को समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो बेटा, तो ये जो अवधारणा है ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जब मराठा शक्ति का उदय हुआ था, ठीक है, मराठा शक्ति के उदय के साथ, ठीक है, उदय के साथ यह राजनैतिक जो विचार है ये सामने आया था। ठीक है, तो है क्या, इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है हिंदू संप्रभु साम्राज्य। ठीक है, अर्थात हिंदू शासक का सर्वोच्च सार्वभौमिक या यूनिवर्सल शासन। ठीक है बेटा, तो इसका अर्थ ये हो गया है ना। ये क्यों सामने आया, ये सामने क्यों आया था? ये मुगल बादशाहत के विकल्प के रूप में, ठीक है, मुगल बादशाहत के विकल्प के रूप में इसका जन्म हुआ था, है ना। जैसे छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरू करके फिर पेशवाओं ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हमने देखा था कि औरंगजेब के समय जब मुगल साम्राज्य बेटा क्या अपने चरम पर था, मुगल साम्राज्य अपने जब चरम पर था, तभी शिवाजी ने दक्कन में क्या किया था? हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी थी। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विदेशी यानी कि मुगल सत्ता को चुनौती देना, ठीक है। दूसरा, स्थानीय शासन की स्थापना, ठीक है, और जनता के हितों की रक्षा करना, और जनता के हितों की रक्षा करना, ठीक। और फिर आगे चलकर बेटा, जब शिवाजी के बाद मराठा सत्ता किसके हाथ में आई? पेशवाओं के हाथ में आई। तो विशेष कर बेटा पेशवाओं में बाजीराव प्रथम के द्वारा इस अवधारणा को क्या आगे बढ़ाया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य यानी कि इस अवधारणा का उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण भारत में क्या स्वराज या स्वदेशी शासन की स्थापना करना और जो इस्लामिक वर्चस्व है उसको समाप्त करना, इस्लामिक वर्चस्व को समाप्त करना, ठीक है। हमने देखा था, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब हम देख लेंगे इसका मूल दर्शन क्या है। तो
पहला तो वही है, जो उद्देश्य है वही मोटा माटी इसमें भी आपके मूल दर्शन में भी जाएगा, जैसे कि जो है आपका विदेशी शासन से मुक्ति, ठीक है, और दूसरा अखिल हिंदू आंदोलन, और तीसरा सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ठीक है, विदेशी शासन से मुक्ति का अर्थ है कि मुगल शासन से मुक्ति, ठीक है। दूसरा अखिल हिंदू आंदोलन, देखिए चूँकि शिवाजी ने शुरू किया था, इसका मतलब केवल मराठा ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी हिंदू शासक हैं, यानी कि सभी हिंदू शासकों को एक साथ लाना था। सभी हिंदू शासकों को क्या करना था? एक साथ लाना था, जिससे कि एक साथ लाकर मुगलों को चुनौती दी जाए। ठीक है। तीसरा सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो इसमें आपका जाएगा बेटा हिंदू सांस्कृतिक मूल हैं जो, ठीक है, हिंदू सांस्कृतिक मूल हैं जो, उनका पुनरुद्धार करना। ठीक है। हाँ, तो ये हमने इनके इस अवधारणा के मूल दर्शन जो हैं वो देख लिए। ठीक है। अच्छा है ये कि इसकी आलोचना भी करी जाती है और इसका महत्व भी है। एक किताब लिखी है विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीरी सावरकर ने, इसी नाम से हिंदू पदपाशाही, उसमें इस अवधारणा के सार को बताया गया है। ठीक है। तो देखो इसका जो प्रभाव या हम ये कहें महत्व जब कहेंगे तो इसको देखा जाता है एक प्रेरणा के रूप में। प्रेरणा के रूप में कैसे? कि ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ठीक है, क्या राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, और एक इस्लाम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में। इस्लाम क्या, या हम ये इस्लाम नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है। और आलोचक इसकी किस बात पर आलोचना करते हैं? कहते हैं कि ये धार्मिकता का रूप लिए हुए है, इसमें धार्मिकता पर बल दिया गया है। तो जब ये धार्मिकता पर बल देगा तो भारत का जो विविधतापूर्ण समाज है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा? भारत के विविधतापूर्ण समाज में ये बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ठीक है। तो प्रेरणा के रूप में भी देखा जाता, आलोचना भी इसकी कुछ लोग करते हैं, लेकिन निष्कर्षता हम ये कहेंगे फाइनली, ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना क्या है कि यह अवधारणा क्या है? मराठा शक्ति के उदय के दौरान राजनैतिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र, एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र की आकांक्षा के रूप में। ठीक है। तो निष्कर्षता हम ये कहेंगे। ठीक है। अगर आपके सामने प्रश्न है क्या ये पूर्णतया धार्मिक था, तो नहीं, ये पूर्णतया धार्मिक नहीं था। ठीक है। इसमें राजनैतिक पहलू भी हैं, इसमें सांस्कृतिक पहलू भी हैं, ठीक है, और धार्मिक पहलू भी। ठीक है। तो पूर्णतया धार्मिक नहीं है। इस तरीके से हमने हिंदू पदपाशाही की अवधारणा को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।